सर, पहला सवाल जो सबसे ज़रूरी सवाल है आजकल, कमर दर्द। मुझे नहीं लगता शायद मैं यहाँ भी सबसे पूछूं, आप लोगों को भी शिकायत है कमर दर्द की? थोड़ी बहुत रहती है, तो सबको रहती है और घर में भी मतलब सुनने में आ जाती है, दोस्तों में सुनने में आ जाती है। 35-40 साल की उम्र में स्लिप डिस्क नाम सुनने में आ जाता है, क्या है ये? कमर दर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल घर घर में है। आप ये लेके चलो कि स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि लगभग 60 साल की उम्र में 70 से 80% लोगों को एक ना एक बार दर्द हो चुका होता है कमर में। और जैसे ही एज एडवांस करती है तो कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए आके चला जाएगा और कुछ लोगों के लिए ये क्रॉनिक बन जाता है कि लगा ही रहता है दर्द। सो खाली कमर दर्द, अगर आप जैसे कह रहे हो कि स्लिप डिस्क की बात करें तो स्लिप डिस्क अगर मैं कहूँ कि 100 कारण हैं कमर दर्द के, तो उसमें से एक कारण जो है वो स्लिप डिस्क है। सर, ये स्लिप डिस्क होता क्या है? मतलब पहले मुझे लगता था शायद हम कहीं गिर गए, उसके बाद कुछ डिस्क है डिसलोकेट हो गई, लेकिन बाद में मुझे भी पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ज़रा दर्शकों को थोड़ा समझाएं कि स्लिप डिस्क है क्या? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है या वर्टिब्रा जिसको बोलते हैं, उसके सर्वाइकल, डॉर्सल और लंबर 3 एरिया होते हैं। सर्वाइकल हम नेक को बोलते हैं, डॉर्सल ये जो पीछे वाला इलाका है, और लंबर जो है नीचे हो जाता है। सो वर्टिब्रा के बीच में एक तरह का कुशन होता है, सॉफ्ट, जो बॉडी वेट को संभालता है। उसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। एक तरह का वॉशर है। इसका काम बॉडी के वेट को एब्जॉर्ब करना, एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर है। जब ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाए तो वो पीछे की तरफ आके स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व रूट्स जो कि बॉडी के पैरों को या बॉडी के अलग अलग हिस्सों को सप्लाई कर रही है, उसको आके अगर छूने लग जाए तो वो उससे इरिटेशन की वजह से वो दर्द शुरू कर देता है। तो वो स्लिप डिस्क है। सर, ये होता किस कारण से है? स्लिप डिस्क का कॉमनेस्ट कॉज है एजिंग। उम्र के साथ साथ डिस्क के अंदर जो पानी होता है एक तरह का, वो कम हो जाता है और वो सूखने की वजह से अपनी जगह छोड़ के स्लिप कर जाती है। ओके, ठीक है। तो वो एज की वजह से, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में अर्ली स्टेज ऑफ लंबर डीजनरेशन या लंबर स्पॉन्डिलोसिस भेजते हैं। ओके। इसके अलावा चोट लग जाए, ट्रॉमा है, ट्रॉमा में वो डिस्क के जो बाहर कैप्सूल होता है वो टूट जाता है और वो डिस्क का कंटेंट जो है निकल के बाहर आ जाता है। तो वो भी नर्व रूट के ऊपर प्रेशर देने लग जाएगा, तो वो फिर दर्द शुरू कर देगा। तो ये स्लिप डिस्क जिसको हम बोलते हैं, उसकी इटियोलॉजी की क्यों हुई और उसने दर्द प्रोड्यूस करना शुरू करा। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मेरे ऑफिस के अंदर ही कम से कम, मतलब हमारे यहाँ 35 से मैं 40 की ही बात करूं, मतलब 40-42 मैक्सिमम, ऐसे एक नहीं, कम से कम 5-6 केसेस हैं जिनको ये प्रॉब्लम बताई गई, जबकि उनको कोई चोट भी नहीं लगी और एज भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत बुजुर्ग, मिडिल एज है। तो उनका कारण क्या रहा होगा? नहीं, मैंने तो सारे यंग देखे मॉडल, तो मुझे लग नहीं रहा। नहीं सर, ये डिजिटल विंग है तो यहाँ पर सारे यंग हैं, लेकिन डिजिटल आजकल यंग बच्चों का है। सवाल सबसे पहले तो आप ये समझो कि कमर में दर्द या जिसको बैक दर्द हम लोग बोल रहे हैं, सिर्फ डिस्क से नहीं होता। ओके। अब जैसे आपने जिस एग्जाम्पल को कोट किया, आपके ऑफिस में काम करने वाले जो यंग और मिडिल एज वाले हैं, इनका जो कारण निकलेगा वो होगा मस्कुलर पेन, लिगामेंट पेन, कमर का पोस्चर ठीक ना होना, कमर की एक्सरसाइज ठीक नहीं होना, ठीक तरह से बैठना नहीं, ठीक तरह से लेटना नहीं। तो बैक की जो मसल हैं जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करती है, अगर वो वीक होंगी या उसमें स्प्रेन हो जाएगा तो वो बिल्कुल उसी तरह की पेन करेंगी जब जैसे कि वो डिस्क बल्ज की पेन आती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको डिस्क बल्ज की ही प्रॉब्लम हो। ओके। हमें सबसे पहले ये देखना कि वाकई में डिस्क बल्ज है या सिर्फ मस्कुलर पेन है। तो क्या कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर साहब, आपके पास भी ऐसे केस आए हों कि लोगों ने मिस डायग्नोस कर लिया हो या मिस इंटरप्रेट कर लिया हो? क्योंकि आजकल ये बड़ा वो है कि मुझे स्लिप डिस्क हो गई है। बहुत कॉमन है। एक तो ये मिथ है कि भाई अगर कमर में दर्द हो रहा है तो डिस्क है। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली लोग तुरंत MRI कराते हैं और MRI में कुछ ना कुछ निकल आता है। और कई बार ये भी देखा गया कि 25% पॉपुलेशन में डिस्क बल्ज होता भी है। नॉर्मल किसी तरह का सिम्टम ना होने से भी डिस्क निकल जाती है। ओके। अब वो हर डिस्क बल्ज की वजह से दर्द हो रहा है ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है। ओके। तो फिर यहाँ रोल आता है क्लिनिशियन का उसको मैच करना कि जो डिस्क बल्ज दिख रहा है और पेशेंट के जो सिम्टम है वो आपस में मैच करते हैं, कोरिलेट करते हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल फर्दर समझाता हूँ।
एक डिस्क बल्ज का है, उनका लेवल होता है L1, 2, L2, 3, L3, 4 अदर्स में। ये क्या है ये L1, ये L2 मतलब 5 लंबर वर्टिब्रा होते हैं पीछे Okay. जो है, जो उनका नंबर दिया हुआ है spine L1 की तो जो- स्पाइन के अच्छा। बैक में जो तो उसको L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है। L5 जो ये 5 कमर के जो वर्टिब्रा हैं उसके अंदर जो डिस्क होती हैं L1 और L2 के बीच में L1 डिस्क कहलाती है, L2 और L3 के बीच में L2 डिस्क कहलाती है। तो जब वो डिस्क बल्ज होगा उसकी पेन, मान लीजिए डिस्क बल्ज है L5S1 में, उसका पेन का एक पर्टिकुलर एरिया है, उसी एरिया में पेन होनी चाहिए। किस एरिया में डिस्क हाँ, बल्ज है उस उसका एरिया में एक पेन एरिया होगा। स्पेसिफाइड है कि इस एरिया में दर्द है। और अगर एमआरआई में आपका डिस्क निकल आया मान लीजिए L1, 2 पे, और हमारे हिसाब से पेन होनी चाहिए थी L5 के एरिया में, जी। तो वो इंसिडेंटल एमआरआई में डिस्क निकल आई है। ओके, वो बाय चांस डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस हो गया, Okay. जिसको हम कहते हैं कि एक्सीडेंटली डायग्नोज हो गया, तो एमआरआई इमेज में आ गया। तो सो ये जो लीजन होते हैं इसको हम लोग कोरिलेट जब तक नहीं कर पाएंगे क्लिनिकली, न्यूरोलॉजिकली, तब तक कहना कि ये डिस्क बल्ज ही उस पेशेंट के कारण पेन का कारण है, वो नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि डिस्क जब होती है, लोअर बैक पेन होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लेम करते हैं, ऐसा दावा करते हैं कि हम लोग थेरेपीज़ के ज़रिए, मसाजेस के ज़रिए इसको ठीक कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स की मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि जहाँ पर उनका सीधा क्लियर कट होता है ऑपरेशन करा लीजिए, फिर कुछ कहते हैं कि जी नहीं, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहता है। तो एक आम आदमी ना कंफ्यूज हो जाता है कि सुने तो किसकी सुने। ओके, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझना कि पहले तो जब हम लोगों को डिस्क बल्ज मान लीजिए मिली और वो उससे रिलेट कर रही है पेशेंट के सिम्टम को, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए 90% जो ट्रीटमेंट है सिर्फ सेल्फ लिमिटिंग है, रेस्ट कर लें, बॉडी को सही पॉस्चर पे रखेंगे तो आराम आ जाएगा। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या और उस टाइप के जो ट्रीटमेंट हैं उनका बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है, लेकिन वो उससे कराएं जिसको उसके जानकारी हो कि डिस्क बल्ज जो हुआ है उसका सिम्टम उसी से आ रहे हैं कि नहीं है। हर लेवल डिस्क प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट अलग अलग फिजियोथेरेपी होगी, ठीक है। और डिस्क बल्ज की भी स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेजेस के लिए हमें ट्रैक्शन काम करते हैं, कुछ डिस्क बल्ज की ऐसी स्टेज अगर हम ट्रैक्शन लगाएंगे तो डिस्क बल्ज और बढ़ जाएगा। ओके। तो ये जो देने वाला ट्रीटमेंट देने वाला, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एक्सपीरियंस, उसका समझ क्या है, वो डिसाइड करेगा कि ट्रीटमेंट ठीक है, अच्छे हैं ट्रीटमेंट वो भी। हर डिस्क बल्ज में जाके ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पेन किलर इंजेक्शंस होते हैं जो 6 महीने के लिए सर्वाइव करते हैं, उनका क्या कि 6 महीने आपको दर्द नहीं होगा अगर स्लिप डिस्क, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं कि 6 महीने इंजेक्शन हो ना। कुछ हैं जैसे एपिड्यूरल ब्लॉक है, ओजोन है, ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इनकी अपनी इंडिकेशन है। Okay. और अगर उसमें लगा दिया जाए तो कुछ लोग 3 महीने, कुछ लोग 6 महीने, ये इन्हीं की बात कर रही हूं और मैं। कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी आराम नहीं आता। अच्छा, नहीं भी आता, ऐसा भी हो तो सकता वो हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है कि किस पेशेंट में हमें ओजोन लगाना है या ब्लॉक लगाना है या खाली दवाइयों से काम करना है। हाउ सेफ आर दीज इंजेक्शंस? बिल्कुल सेफ है, सही तरीके से लगाया जाए बिल्कुल सेफ है, कोई बिल्कुल दिक्कत सेफ है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यानी कि स्लिप डिस्क पर तो हमने सर बात की कि मतलब ये कई अलग अलग कारणों से हो सकती है और इसकी कई तरीके होंगे, और कहाँ है स्लिप डिस्क एक ही जगह नहीं हो सकती है, L1 से लेकर L5 तक अलग अलग लोकेशन पे भी हो सकती है, और उसके क्लिनिकल सिम्टम्स से कोरिलेट करने के पेन किस एरिया में हो रहा है, उन तमाम चीज़ों से फाइनल डायग्नोसिस और फाइनल ट्रीटमेंट जो है वो तैयार होता है।